वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपका होस्ट दीपक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस विद दीपक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोज में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियोज में कुछ हम रिकैप करके फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट वीडियोज में हम लोग ये पढ़ा कि सेल साइकिल क्या होती है और सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेज होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज क्या होता है, फिर एम फेज क्या होता है। इंटरफेज में हम लोगों ने जीवन पढ़ा, क्या क्या इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या कैसे सेल्स जो होता है क्या क्या चीज़ों को सिंथेसिस करता है, कैसे सेल ऑर्गेनेल्स की डुप्लीकेशन करता है। उसके बाद एस फेज पढ़े थे, फिर जी टू फेज पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने एम फेज को स्टार्ट किया था। एम फेज में हम लोगों ने लास्ट वीडियोज में ये पढ़ लिया था कि ये इसमें जो थे एम फेज जो कंप्लीट होता है 4 सब फेजेज में, जिसमें से एक प्रोफेज था, दूसरा मेटाफेज था, तीसरा जो था ये एनाफेज था, फिर टीलोफेज। एनाफेज और टीलोफेज ये जो है सब फेजेस थे जिनमें क्या करता है एम फेज डेट इज रिप्रेजेंट करता है क्या माइटोसिस, वो कंप्लीट होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोफेज और मेटाफेज के बारे में डिटेल कर लिया था। अब आज हम लोग क्या करेंगे, एनाफेज टीलोफेज, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे ये, और इस वाले को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियो जब जब न्यूक्लियर का डिवीजन हो तो उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस काइनेसिस। तो हम लोगों ने जीवन पढ़ लिया, एस पढ़ लिया, जी टू पढ़ लिया, और प्रोफेज मेटाफेज पढ़ लिया। आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो आप पीछे 2 वीडियोज हैं, उनमें ये जो फेजेज हैं इनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्या, मेटाफेज, फिर एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो देखो, सबसे पहला जो है हम लोग एक फिगर बना ले रहे हैं मेटाफेज के। मेटाफेज में हम लोग जानते हैं कि जब भी क्या होता है मेटाफेज में, जो जीवन में था क्रोमोजोम, फिर एस में आया, फिर जी टू में आया, फिर एम में आया। तो प्रोफेज में क्या हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। मेटाफेज में क्या हुआ, इक्वेटर पे ये जो होता है प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है। ये है तुम्हारा प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट मेंट ऑफ क्रोमोजोम, ऑफ क्रोमोजोम, ये प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है क्रोमोजोम का। यहाँ पे जो होगा क्रोमोजोम इक्वेटर पे आके, या इसको मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ये है मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। ये इस पे जाके क्या करता है, इस पे जाके सारे क्रोमोसोम जो होते हैं स्पिंडल फाइबर से अटैच होते थे। यहाँ देखो, यहाँ जो एलोइस बना है ये तुम्हारा स्पिंडल फाइबर है, सॉरी कैनेटोकोर है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है प्रोटीनेसियस, जो जिससे क्या स्पिंडल फाइबर अटैच है। दूसरा यहाँ पे भी है, सेंटर में तुम्हारा ये जो है सेंट्रोमियर है, ये बता रहा सेंट्रोमियर है। ये जो तुम्हारा एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है जो सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, जो एस फेज में सिंथेसाइज हुआ था। इस केस में भी, इस क्रोमोसोम में भी यही है। ये है तुम्हारा काइनेटोकोर, ये तुम्हारा है सिस्टर, सॉरी क्रोमेटिड केवल को सिंगल क्रोमेटिड, और दोनों आपस में मिलके सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। ये तुम्हारा क्रोमेटिड है। ये तुम्हारा जो सेंटर में है ये तुम्हारा है सेंट्रोमियर, ये तुम्हारा सेंट्रोमियर है। और ये तुम्हारा है काइनेटोकोर, जो डिस्क लाइक प्रोटीन है जो इससे अटैच है। तो एक क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल, एक ये 2 स्पिंडल फाइबर अटैच है। काइनेटोकोर कितना है, काइनेटोकोर 2 है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये। सेंट्रोमियर कितना, 1 है। इस तरह से ये क्या है, अरेंज है। और किस पे अरेंज है, तो एक इक्वेटर पे एकदम बीच में मेटाफेजिक प्लेट के पे क्या है, ये अरेंज है। अब हमको क्या करना है, एना फेज में करना। तो एना फेज में हम लोग जानते थे कि सेल साइकिल जब चलती थी, सेल साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि एम फेज होता है, एम फेज के बाद जी1 होता है, फिर एस होता है, फिर जी2 होता है। जीवन में हम लोगों ने क्या किया था कि डीएनए का जो डीएनए होता है उसकी सिंथेसिस तो नहीं होती, लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो डीएनए रिप्लिकेशन में मदद करती है। यहाँ डीएनए का जो होता है डबल हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, जो डबल डीएनए है उसको ऐसे करके सिस्टर क्रोमेटिड की तरह कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को अलग करना है, तो अलग किस फेज में करना है, एम फेज में करना है, जिसमें 2C से 4C हो जाता, सॉरी 4C से 2C हो जाता है। अलग करने का मतलब हो गया कि कम करना है, जीनोमिक कंटेंट कम करना है। तो यहाँ ध्यान से देखना है कि जब जब ये मान लो हाफ पेरेंटल था, हाफ पेरेंटल यहाँ पे है, तो ये क्रोमेटिड बना, ये क्रोमेटिड बना। तो अगर सेंट्रोमियर को स्प्लिट करा दें, सेंट्रोमियर को तोड़ दें, तो एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। जब भी डीएनए रिप्लिकेशन वाला हम लोग पढ़ रहे थे कि देखो, जैसे ये क्रोमोसोम यहाँ सेंट्रोमियर है, यहाँ कैपिटल टी है तो यहाँ कैपिटल आर है। जब भी इस पे कोई डीएनए बनेगा, इस पे कोई एक कॉपी बनेगी, तो ये भी क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। दूसरा क्या होगा, ये कैपिटल टी ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर ही होगा, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगी, इसलिए सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे इसको।
सिमिलरली यहाँ पे देखो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड किससे अटैच है? स्पिंडल फाइबर से अटैच है। ये जो है एक एनिमल सेल का है क्योंकि यहाँ पे एस्टर बना है। ये देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ऐसे करके इस पे जो है एस्टर कहलाता है। और ये जो है सेंट्रोसोम है, ये जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपका सेंट्रोसोम है। नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे है, ये भी ऐसे ही है और स्पिंडल फाइबर लगे हैं। देखो ये है क्रोमोजोमस स्पिंडल फाइबर जिसपे क्रोमोजोम अटैच्ड है, और जिस पे नहीं है उसको नॉन क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये जो दिख रहा है हम लोग को एकदम इक्वेटर पे दिख रहा है, मेटाफेजिक प्लेट पे दिख रहा है। तो मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर के एकदम इक्वेटर पे आ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं। अब अगला हम लोग को जो स्टेप पढ़ना है वो क्या है? एनाफेज पढ़ना है। तो यहाँ देख लेते हैं पहले कैसे होता है। लेट सपोज ये जो था, जो क्रोमोजोम था, सिंगल सिंगल थे ऐसे करके। मान लो इस क्रोमोजोम था इक्विवेलेंट तो किसके था? डीएनए के। ये कंपैक्ट होकर ये बन गया, ये भी एक डीएनए की ही तरह है स्ट्रक्चर, और ये कंपैक्ट होकर ये इससे ये बन गया, ये बन गया। अगला क्या होता है कि यहाँ पे जीन थे, कैपिटल टी जीन था, यहाँ पे कैपिटल आर जीन था। यहाँ पे दो क्रोमोजोम हम लोग लिए, एक क्रोमोजोम ये लिया, एक क्रोमोजोम ये लिया, एक क्रोमोजोम ये लिया। यहाँ पे कैपिटल ए जीन था, यहाँ कैपिटल बी जीन था। अब देखो ध्यान से, जब इसकी कॉपी बनेगी ऐसे करके तो किस फेज में बनेगी? एस फेज में। तो एस फेज हम कर देते हैं, बीच में हम लिख देते हैं कि यहाँ पे देखो एस फेज चला। जब एस पे चलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? जब एस पे चलेगा तो हम देखेंगे कि एस पे जब चला तो यहाँ पे जो कैपिटल टी था, यहाँ पे कैपिटल आर था, वो ऐसा है, उसकी ये कॉपी बन गई, जो दोनों आपस में क्या हो गए? सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। क्या हो गए? सिस्टर क्रोमेटिड। जब सिस्टर क्रोमेटिड हो गए तो सेंट्रोमियर यहाँ कितने थे? तो यहाँ पे भी ये जो सेंटर में था इसको कर रहे थे हम लोग सेंट्रोमियर। यहाँ पे अभी भी ये जो है स्ट्रक्चर वो है तुम्हारा क्या है? सेंट्रोमियर है। ये भी क्या है? सेंट्रोमियर है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा G1 एस के बाद जब G2 में आया तो क्रोमोजोम यहाँ कितने थे? तो यहाँ क्रोमोजोम दो ही थे। यहाँ क्रोमोजोम कितने थे? यहाँ पे दो थे। यहाँ यहाँ क्रोमोजोम कितने थे? दो। क्रोमोजोम की नंबर कितनी थी? दो थी। दो नंबर थी क्रोमोजोम की। और यहाँ की बात जब हम करेंगे इस वाले में, इस वाले में कितने क्रोमोजोम है? तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं सेंट्रोमियर एक ही है, तो सेंट्रोमियर एक से दोनों जुड़े हैं, तो यहाँ पे भी क्रोमोजोम का नंबर दो ही है। क्रोमोजोम कितने हैं? दो ही है। दो ही क्रोमोजोम है। अब बात आती है कि तो ये क्या बढ़ा? तो कहोगे सिस्टर क्रोमेटिड जो है, ये क्रोमेटिड है, ये बढ़ गया, लेकिन जो जीन होगा जेनेटिक, ये एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, G1 में जो था उसकी कॉपी बना देना है एस फेज में, G2 में जो आएगा प्रोफेज में क्या कर दो? उस जो धागा है उसको कंपैक्ट करके क्रोमोजोम में बना के आधा इधर भेज दो, आधा इधर भेज दो। अब देखो जैसे अभी इसको क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं इस समय तो ये दो ही क्रोमोजोम है इन दोनों मिलके, एक क्रोमोजोम ये है, एक क्रोमोजोम ये है। अगले फेज में क्या करना है? अब G2 के बाद क्या चलेगा? एम फेज चलेगा। एम फेज में क्या क्या होगा? एम फेज में सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि एम फेज में प्रोफेज चलेगा। एम फेज में सबसे पहला जो चलेगा वो क्या चलेगा? प्रोफेज चलेगा। एम फेज में सबसे पहला क्या चला? प्रोफेज। तो प्रोफेज ये कहता है कि एम फेज में सबसे पहला चलेगा प्रोफेज। तो प्रोफेज ये कहता है कि हम क्या काम करते हैं? केवल कंपैक्शन करते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट करते हैं, कंपैक्ट करते हैं क्रोमोसोम को, ताकि आसानी से ये सब क्या हो जाए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद आसानी से ये जो हो जाए कि इक्वेटर पे आ जाए, जैसे ये आया है मेटा, अगला स्टेप तो मेटा इस फेज ही था, मेटाफेज इक्वेटर पे आ जाए और ये धागे जो है कंपैक्ट हो जाए, क्रोमोसोम के फॉर्म में हो जाए, ताकि आसानी से ये अलग अलग हो जाए। तो जैसे ये आएगा तो देखो इसमें अब धागे नुमा क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गया, तो ये जब एनाफेज नेक्स्ट चलेगा तो ये अलग अलग होगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इसी तरह से अब देखो यहाँ पे जब इसको अलग करना है तो देखो एक ऊपर की तरफ गया, एक नीचे की तरफ गया। सिमिलरली एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। तो कहने का मतलब ये था कि जब जब सेग्रीगेट हुआ तो एक कॉपी एकदम जो जो इसकी एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, ये कॉपी दूसरे वाले सेल में जाएगी। मतलब दो सेल बन रहे हैं, एक कॉपी ये चली जाएगी एक सेल में, एक सेल में ये चली जाएगी। जिस सेल में जैसे दो सेल बने तो एक सेल में ये गया, एक सेल में ये, उसी सेल में ये भी गया, दूसरे सेल में ये गया, दूसरे सेल में ये भी गया। तो कुल मिला जुला के हमको ये समझ में आया कि एग्जैक्ट कॉपी बना देना है एस फेज में। उस कॉपी को फिर से क्या करना है? प्रोफेज में कंडेंस करके, जो धागा था उसको कंडेंस करना है, कंडेंस करके मेटाफेज में एकदम कंडेंस करके इक्वेटर पे लेके चले आना है, और उसको एना फेज में क्या करना? अलग कर देना। एना फेज में क्या करना? मूव करा देना उल्टा अपोजिट पोल की तरफ आधा। जब अब जो जो कॉपी बन गई है उसको बीचों बीच लेके आके और ये इसको अपोजिट पोल की तरफ मूव करा देना। ऐसा इसलिए करते हैं मेटाफिजिक प्लेट या सेंटर पे, इसलिए लाते हैं कि इक्वल डिवीजन हो। इक्वल डिवीजन होने का मतलब कि जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो तो बराबर बराबर सेल, इक्वल साइज के सेल्स बने। तो प्रोफेज मेटाफेज हो गया, एनाफेज। उसके बाद क्या चलेगा? टीलोफेज। टीलोफेज एकदम लास्ट होगा।
हमको जब अगर ट्रिक से पढ़ना हो, समझना हो कुछ एक, कि प्रोफेज और टीलोफेज इन दोनों का जो होगा बहुत सी चीजें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक तरह से कह लो कि ये इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है डिसइंटीग्रेट होता है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, बनता है। दूसरी बात है प्रोफेज में जो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और टीलोफेज में डीकंडेंस होता है क्रोमोसोम। मतलब यहाँ से देखो, प्रोफेज से कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ और गया किसमें, मेटाफेज में मैक्सिमम हो गया, मेटाफेज में मैक्सिमम हो गया, एनाफेज में भी घट रहा है लेकिन टीलोफेज में एकदम घट गया। तो प्रोफेज से स्टार्ट हुआ अब एना टीलोफेज में घट गया। तो इसका ये मतलब हुआ है कि मेटाफेज और एनाफेज में क्रोमोसोम को हम आसानी से विजिबल हो जाता है। तो अगर नोट करके कहीं चाहे लिखो कि मोस्ट बेस्ट बेस्ट फेज फॉर स्टडी फॉर माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक स्टडी ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम, अगर ये पूछा जाए तो हम बताएंगे सबसे बेस्ट जो है फेज है वो क्या है, मेटाफेज है। इसके अलावा अगर ये कोई पूछे कि क्या एनाफेज में, तो बोलोगे यस इसमें भी हम देख सकते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो मेटाफेज लगाना है, एनाफेज अगर मेटाफेज एनाफेज दोनों आ जाए, अगर दोनों वन एंड डी आ जाए ऐसे करके लिख दे तो दोनों सही है, दोनों में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज हुई है, एक चीज ये हुई कि सेंट्रोमियर एक था, अब यहाँ पे स्प्लिट हो गया सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो गया है दोनों केस में, यहाँ भी यहाँ पे। तो सेंट्रोमियर अब अलग हो गया, तो ये देखो एक अलग अपना सेंट्रोमियर बना लिया, सेंट्रोमियर हो गया, इसका अलग सेंट्रोमियर हो गया। तो जब सेंट्रोमियर दो हो गया तो क्रोमोसोम भी कितने हो गए, दो हो गए। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट वाले फेज में, मेटाफेज में तो इक्वेटर पे आ गए और मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, इसका ये मतलब नेक्स्ट वाले में हमको कहीं ना कहीं इसको स्प्लिट करा देना है, किसको, सेंट्रोमियर की स्प्लिट करा देना है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में देखो जो जो भी तुम्हारा मेटाफेज में आया था इसको स्प्लिट करा देना, ऐसे ऐसे करके स्प्लिट करा देना सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर की स्प्लिट कराओगे देखो एक सेंट्रोमियर, एक स्पिंडल फाइबर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच्ड है, इससे यहाँ पे कैनेटोकोर से अटैच है, यहाँ अटैच है, यहाँ पे। अब ये जो है अपोजिट पोल की तरफ ये मूव कर रहे हैं, किधर की तरफ मूव, क्रोमोसोम क्रोमोसोम मूव मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। ये कुछ इधर आधा जो क्रोमोसोम, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम उधर की तरफ मूव करेंगे और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इस पोल की तरफ मूव करेंगे, ये तुम्हारा कहलाएगा पोल। ये पोल कहलाएगा, ये भी क्या है तुम्हारा पोल है। और क्रोमोसोम क्या मूव कर रहे हैं, देखो जो जो अटैचमेंट है वो सेंट्रोमियर से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो काइनेटोकोर की खास बात ये है कि काइनेटोकोर से ही क्रोमोसोम को खींच रहा है, काइनेटोकोर से ही जो स्पिंडल फाइबर है। और ये तुम्हारा क्या है, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल का बना है, स्पिंडल फाइबर किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल का, माइक्रोट्यूब्यूल का, ट्यूब्यूल का। तो ये जो है खींच रहा है, तो जब खींच रहा है तो ये जो इसके आर्म्स हैं, आर्म्स क्या है, ट्रेलिंग बिहाइंड होंगे, मतलब पीछे की तरह ऐसे झूलते रहेंगे। जैसे ये इससे अगर किसी, जैसे एक कोई रस्सी है ऐसे अगर खींचोगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, जबकि ये रस्सी ऊपर की तरफ ऐसे खींचेगा। इस सिमिलरली यहाँ पे ऐसे होता है। तो हम देखते हैं कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है कई तरह का होता है। जैसे अगर बीचों बीच सेंट्रोमियर ऐसे पाया जाए ऐसे करके तो उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक हो गया कि क्लोज टू इंड, मतलब इंड पे है लेकिन कुछ इस तरह का है। टीलोसिंटम एकदम टर्मिनल पोजीशन पे सेंट्रोमियर है, ऐसे करके हो गया। तो ये देखो क्रोमोसोम, जैसे अगर इसमें देखा जाए तो इसको हम लोग मेटासेंट्रिक मान सकते हैं, इस वाले को। जो ये वाला है, ये वाला तुम्हारा कैसा है, मेटासेंट्रिक है। तो जब इसको खींचेगा तो ये उल्टा भी की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। तो जब पूछा जाता है कि ये बताओ कि क्रोमोसोम के डिफरेंट शेप को हम किस किस फेज में ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एना फेज में हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रोमोसोम के डिफरेंट फेजेस को। तो पूछा जाए शेप को, तो पूछा जाए कैसे शेप दिखेंगे, तो कहोगे जब एनाफेज अपनी तरफ मूव करता है अपोजिट पोल की तरफ तो किससे करता है, सेंट्रोमियर से अटैच काइनेटोकोर डिस्क लाइक प्रोटीन रहता है, डिस्क लाइक प्रोटीन होता है। वो क्या काम करता है, खींचता है, तो उसको जो आर्म्स होते हैं ट्रेलिंग बिहाइंड करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे झूलते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक शेप बनता है। तो इन्वर्टेड भी शेप किस में बनेगा, मेटासेंट्रिक में। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा दूर होता है, इन्वर्टेड यल की तरफ बनेगा। एक्रोसेंट्रिक में क्लोज टू इंड होता है, इसमें क्लोज टू इंड होता है, इन्वर्टेड जे शेप बनेगा। टीलोसेंट्रिक में तुम्हारा आई शेप बनेगा। तो ये कुछ पूछा जाता है कभी क्वेश्चन की, बताओ कि डिफरेंट शेप अब एनाफेजिक में तो क्या होगा, तो ये होगा। इसमें क्या क्या हम लोगों ने एनाफेज में ऑब्जर्व किया, तो कहोगे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात थी
क्या कर सकते हैं, दूसरी बात क्या है, क्रोमोजोम क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, क्रोमोजोम मूव टू अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है वो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, इसलिए क्रोमोसोम का होगा जो नंबर भी हम कह सकते हैं कि वो बढ़ गया, है ना। तो ये था तुम्हारा एनाफेज। अब आगे बढ़ जाता है, जब ये पूरा चला जाएगा उधर, तो अब आ जाएगा तुम्हारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये एकदम लास्ट वाला फेज होता है। तो क्रोमोसोम देखो एकदम यहाँ पे आ गया, क्रोमोसोम तुम्हारा क्या एकदम यहाँ आ गया। यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रोफेज का एकदम उल्टा होता है, प्रोफेज फिर मेटाफेज फिर एनाफेज फिर टीलोफेज। प्रोफेज से कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, एनाफेज से कंडेंसेशन क्या होता है, धीमे धीमे जब एनाफेज से टीलोफेज की तरफ मूव करता है डी कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डी कंडेंसेशन ऑफ, डी कंडेंसेशन सेशन ऑफ क्रोमोजोम, ऑफ क्रोमोजोम होता है। क्रोमोसोम का क्या होता है, डी कंडेंसेशन होता है, डी कंडेंसेशन क्रोमोसोम का होता है। तो ये क्या फॉर्मेशन अब क्या फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन धागा बन जाएगा, फिर से ऐसे ऐसे लुंडी जैसा, सॉरी वो धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब देखो क्रोमोसोम ये जो है तुम्हारा एनाफेज में अब ये चला है। दूसरी बात है कि प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है इसके एंड में। यहाँ पे क्या होगा, रीफॉर्मेशन होता है, रीफॉर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। देखो मेन क्या है, मेटाफेज में साइटोप्लाज्म क्रोमोसोम सेंटर में आ जाता है, एनाफेज में स्प्लिटिंग क्रोमोसोम का हो जाता है। प्रोफेज का उल्टा एकदम समझो क्या है, टीलोफेज है। तो रीफॉर्म न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो रीफॉर्म हो जाता है और डीकंडेंसेशन क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ये जब ये डीकंडेंसेशन हो जाएगा क्रोमोसोम, तो फिर क्या हो जाएगा, ये धागे की तरह बन जाएंगे स्ट्रक्चर। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन के फॉर्म में आ गया, क्रोमेटिन हो गया। अब ये बताओ, ये एक सेल है, सेल के ये चारों तरफ जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने शुरू हो जाएगा तो ये एक सेल बन गया, दूसरा ये एक सेल बन गया। तो ये कितने न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस ना, ये तो टू न्यूक्लियस हो गए, ये टू न्यूक्लियस हो गए, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए। अगर अब ये साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, सेल अगर डिवाइड नहीं हुआ, दो सेल नहीं बना, तो इसकी प्लॉइडी लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि एक सेल, दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर हो गए। तो यहाँ पे ये वाला तुम्हारा दिखा रहा है कौन सा है, टीलोफेजिक फेज, टीलोफेजिक। टीलोफेज की खास खास बात क्या क्या है, रीफॉर्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो गया, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन हो गया। नेक्स्ट अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे जो होगा गोल्गी बॉडी, जो सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर होते हैं वो आ जाएंगे, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ई आर ई टी सी, रीअपीयर, रीअपीयर आ जाते हैं ये सब। ये मेजर इवेंट्स हैं जिसमें जो टीलोफेज में होता है। तो ये किसका था, एनाफेज का। एनाफेज से इसने मूव किया किधर की तरफ, टीलोफेज की तरफ। टीलोफेज में क्या, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है रीफॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो गया, बन गया, और ये फिर क्या क्रोमेटिन हो गया। अब पूछा जाए कि आगे क्या होता है, आगे होगा तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हम क्या करते हैं, ये जो है कुछ रिमेन है, जो स्पिंडल फाइबर है, अब उसका तो काम है नहीं, स्पिंडल फाइबर का काम नहीं है यहाँ पे, अब स्पिंडल फाइबर का काम नहीं है। तो स्पिंडल फाइबर को हमको क्या कर देना होगा, स्पिंडल फाइबर को क्या कर देना है, खत्म कर देना है या डिसइंटीग्रेट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो होगा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर जो होगा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब क्या, क्योंकि इसका काम नहीं है, स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, दो न्यूक्लियाई बन गया, एक सेल के अंदर, ये एक तुम्हारा एक सेल है, एक सेल है, एक सेल के अंदर क्या हुआ, दो न्यूक्लियाई बन गया। अब हमको अगला काम क्या होगा, इसको इसको डिवाइड करना, जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दो तरह से हो सकता है, एक क्या हो सकता है कि एनिमल एनिमल के रिस्पेक्ट में अगर हम साइटोकाइनेसिस देखें, या दूसरा किसके है, प्लांट के रिस्पेक्ट में साइटोकाइनेसिस। डिवीजन इन साइटोप्लाज्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोकाइनेसिस है। तो एनिमल सेल जो होगा, एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस कुछ दूसरी तरह से होता है, प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस दूसरी तरह से है। यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होता है वो फरो फॉर्मेशन का होता है, और यहाँ पे सेल प्लेट मेथड से होता है साइटोकाइनेसिस। हम जानते हैं कि इस जो सेल सेल एनिमल सेल होता है उसमें जो होता है आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इस वाले केस में हम लोग ये जानते हैं कि ये जो होगा, जो आउटर कवरिंग है, इसकी आउटर कवरिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और ये जो होता है रिजिड होता है, ये कैसा होता है, रिजिड होता है।
रिजिड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल और नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या काम करता है कि ये जो इसका मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, अंदर की तरह इन्वेजिनेशन करता है। इसका जो मेम्ब्रेन है अंदर की तरह क्या करता है, इन्वेजिनेशन करता है, इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन करता है। इन्वेजिनेशन जब करेगा तो ये क्या करता है कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन, सेल फरो बनना। सेल का फरो बनना किसमें होता है, तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है उसको कहते हैं सेल फरो फॉर्मेशन से क्या हो रहा है कि ये बन रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग इस वाले में, इस वाले में क्या होता है, तो ये रिजिड है तो ये तो फरो बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे सेंटर में कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल प्लेट। क्या बनता है, सेल प्लेट। सेल प्लेट क्या करता है, ये धीमे धीमे बढ़ता जाता है किधर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ। जब पेरीफेरी की तरफ बढ़ता जाता है सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट जो पेरीफेरी की तरफ बनता है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पेरीफेरी से, पेरीफेरी से किधर की तरफ जा रहे हैं, पेरीफेरी से जा रहे हैं सेंटर की तरफ। और इस वाले केस में किस में जा रहे हैं, सेंटर से किधर जा रहे हैं, पेरीफेरी की तरफ, सेंटर टू पेरीफेरी, पेरीफेरी, ये हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो ये दोनों में अंतर क्या है कि सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, पेरीफेरी की तरफ जा रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, पेरीफेरी से किधर की तरफ जा रहे हैं, सेंटर की तरफ जा रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको कि कैसे कैसे ये है, पेरीफेरी से सेंटर, सेंटर से पेरीफेरी किधर गया है। तो देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है देखो ये एनिमल साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस में हम लोग देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, सेल फोरो फॉर्मेशन हुआ, तो ये सेल फोरो बन गया। सेल फोरो जब बना, सेल फोरो से क्या हुआ कि ऐसे सेल फोरो बना, तो ये क्या होगा, सेंटर पेरीफेरी से किधर की तरफ गया, सेंटर की तरफ, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ गया। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपेटल साइटोकाइनेसिस। इसको दूसरा नाम होता है सेंट्रीपेटल साइटोकाइनेसिस, सेंट्रीपेटल साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस ये कहते हैं हम लोग इसको, सेंट्रीपेटल साइटोकाइनेसिस। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन ही गया है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। अब यहाँ पे ये जब जाएगा फोरो बनेगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, धागे नुमा कुछ स्ट्रक्चर तुम्हारा आ गया, ये दो सेल बन गया, टू डॉटर सेल, टू डी डॉटर, डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बन गया, है ना। तो और ये जो फरो होता है, फरो क्या करता है कि गो डीपर, वो डीपर मतलब धीमे धीमे अंदर की तरफ जाएगा, डीपर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, कहाँ, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, पेरी से सेंटर की तरफ, पेरी से सेंटर की तरफ डीपर जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये फिर एक लेयर बन जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है तुम्हारा, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही है, और ये बन गया, है ना। तो इसमें क्या क्या याद रखना है हमको, एनिमल साइटोकाइनेसिस में इतना कि सेल फोरोमेटर से होता है जिसको हम सेंट्रीपेटल काइनेसिस कहते हैं। और फोरो में क्या होता है, सबसे पहले फ्लेक्सिबल होता है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे इन्वेजिनेशन होता है, यहाँ पे इन्वेजिनेशन होता है, इन्वेजिनेशन की वजह से क्या होता है, फोरो बनना शुरू हो जाता है, इन्वेजिनेशन की वजह से क्या होता है, फोरो बनना शुरू हो जाता है। पेरीफेरी से किधर की तरफ जाता है, सेंटर की तरफ जाता है, और इसको हम लोग सेंट्रीपेटल कहते हैं। अब आ जाते हैं प्लांट साइटोकाइनेसिस में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे प्लांट साइटोकाइनेसिस की बात आती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें कि कुछ स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर बने थे ऐसे ऐसे करके स्पिंडल फाइबर, ये क्या होते हैं, कुछ रिमेन रह जाते हैं ना, स्पिंडल फाइबर कुछ रिमेन, यहाँ पे कुछ स्पिंडल फाइबर के रिमेन रह गए, यहाँ पे जो प्लेस है, यहाँ पे ये कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर रिमेन, यहाँ पे जो प्लेस है इसमें कर सकते हैं हम लोग क्या है, स्पिंडल फाइबर रिमेन, यहाँ पे सेंटर में ही, सेंटर में ही तुम्हारा क्या है, स्पिंडल फाइबर रिमेन है, स्पिंडल फाइबर रिमेन है ना। स्पिंडल फाइबर के रिमेन को हम लोग कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फ्रेगमोप्लास्ट आ गया, सबसे पहले क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का रिमेन है जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर वेसिकल्स जो है ना, ये ये क्या काम करता है, फ्रेगमोप्लास्ट है, प्रोवाइड प्रोवाइड बेस, बेस फॉर गोल्गी वेसिकल, गोल्गी बॉडी वेसिकल, वेसिकल को देखो ध्यान से, सबसे पहले स्पिंडल फाइबर का रिमेन जो था यहाँ पे आ गया, इकट्ठा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ कुछ जो थे वेसिकल्स गाल्गी बॉडी के इकट्ठा हुए। गाल्गी बॉडी के वेसिकल को पता नहीं था कि कहाँ इकट्ठा होना, तो उसको इकट्ठा करने के लिए मदद किया कौन, रोमार फ्रेगमोप्लास्ट।
तो ये तुम्हारे जो थे ये सब जो है ये तुम्हारे वेसिकल्स हैं। क्या है? वेसिकल्स हैं किसके? गोल्गी बॉडी के। गोल्गी बॉडी के क्या है? वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडी। ये डिपॉजिट किया, इकट्ठा किया है गोल्गी बॉडी, है ना। और ये वेसिकल्स क्या करता है? ऐड करता है यहाँ पे, डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट, डिपॉजिट डिपॉजिट करता है, एक केमिकल डिपॉजिट करता है जिसको कहते हैं कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट, पेक्टेट जिसका दूसरा नाम होता है मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, है ना। मिडिल लैमिला क्या करते हैं उसको, ये डिपॉजिट करेगा। कौन डिपॉजिट करेगा? ये गोल्गी बॉडी का जो वेसिकल्स है, ये छोटे छोटे जो वेसिकल्स है ऐसे ऐसे करके, ये क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। सबसे पहले स्पिंडल फाइबर का रिमेन जिसको फ्रेगमोप्लास्ट करते हैं, वो एक बेस प्रोवाइड करेगा गोल्गी वेट, जहाँ फॉर गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स को, गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे सेंटर में। गोल्गी बॉडी वेसिकल्स एट सेंटर, सेंटर में क्या होगा? इकट्ठा हो जाएंगे। सेंटर में जब इकट्ठा होगा तो वो डिपॉजिट करेगा कैल्शियम पेक्टेट को, जिसको कहेंगे मिडिल लैमिना। कहाँ पे? एट सेंटर। यहाँ पे कहाँ पे? सेंटर में, एट सेंटर में। सेंटर में क्या होगा? ये इकट्ठा होगा। ये है तुम्हारा क्या? मिडिल लैमिना, मिडिल लैमिना। अब मिडिल लैमिना मूव करेगा किधर की तरफ? बाहर की तरफ। अंदर से किधर की तरफ? बाहर की तरफ। इसको, इस वाले को हम क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपीटल। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस। ये हो गया। अब ये मूव किया बाहर की तरफ, जब बाहर की तरफ बना तो ये यहाँ पे एक प्लेट हो जाएगा, प्लेट बनेगा। ये जो जो सेंटर में है तुम्हारे, ये क्या बनेगा? एक प्लेट बनेगा। प्लेट क्या बनेगा? इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे, ऐसे ये थोड़ा बढ़ जाएगा ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। सेंटर में इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। ये तुम्हारा बना सेल प्लेट, सेल प्लेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल लैमिना। सेल प्लेट बन गया। तो मिडिल लैमिना भी कहते हैं इसको, कैल्शियम पेक्टेट का जो होता है, और दूसरा नाम उसका सेल प्लेट भी कहते हैं। सेल प्लेट भी बना, सेल प्लेट भी कहते हैं इसको, सेल प्लेट बन गया। अगला क्या होगा? अब ध्यान से देखो, ये मिडिल लैमिना पूरा टच कर गया यहाँ से यहाँ, सेंटर से इसने टच किया किधर? बाहर की तरफ। ये भी सेंटर से किधर टच किया? बाहर की तरफ। ये पूरा एकदम ऐसे करके बन गया। सेंटर वाला तुम्हारा जो होगा, सबसे सबसे बीच वाला जो होगा तुम्हारा मिडिल लैमिना होगा। ये तुम्हारा है तुम्हारा मिडिल लैमिना। उसके जस्ट ऊपर क्या बनेगा तुम्हारा? जस्ट उसके ऊपर बनता है एक तुम्हारा सेल वॉल। क्या बनेगा? सेल वॉल। मिडिल लैमिना बन गया, फिर जस्ट उसके ऊपर क्या बनना? सेल वॉल। ध्यान से देखना है, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाना। यहाँ क्या बनेगा? दूसरा जो बनेगा वो तुम्हारा सेल, सेल वॉल बनेगा। तीसरा जो स्ट्रक्चर तुम्हारा बनेगा वो होगा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। तीसरा सेल मेम्ब्रेन। सिमिलरली यहाँ पे भी सबसे नीचे तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, सबसे नीचे सेल मेम्ब्रेन, उससे ऊपर जस्ट ऊपर इससे क्या होगा? तुम्हारा ग्रीन कलर का होगा तुम्हारा ये सेल वॉल। देखो ध्यान से क्या क्या हुआ है इसमें। इसमें ये हुआ कि ये तुम्हारा था मिडिल लैमिना। दूसरा जो है, दूसरा आया तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा आया ये बना तुम्हारा सेल वॉल। तीसरा जो है ये सेल मेम्ब्रेन। तो ये चीजें बनी। जैसे ही क्या क्या बना यहाँ पे तुम्हारा मिडिल लैमिना बना, यहाँ पे क्या बना? सेल वॉल बना, फिर उसके बाद क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन बना। सिमिलरली यहाँ पे ये तुम्हारा जो बनेगा सेल वॉल बनेगा, और ये तुम्हारा क्या बनेगा? सेल मेम्ब्रेन। और सेंटर में क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस तो है ही है, यहाँ पे न्यूक्लियस है ही है, और उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है। यहाँ एक न्यूक्लियस यहाँ भी है, यहाँ पे न्यूक्लियस ये भी है। तो ये दो सेल बन गए। ये भी क्या है? टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल। एकदम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? मिडिल लैमिना से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? मिडिल लैमिना से जुड़ा है। तो ये है तुम्हारा क्या? प्लांट का साइटोकाइनेसिस, जिसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। बिकॉज यहाँ सेंटर से किधर की तरफ जा रहा है? सेंटर से किधर? पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, सेंटर टू पेरीफेरी जा रहा है। ये था तुम्हारा क्या है? साइटोकाइनेसिस इसमें। अब आ जाते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट इसमें है, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। देखो जो माइटोसिस होती कहाँ पे है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लांट के केस में अगर देखा जाए, प्लांट के केस में ग्रोथ के लिए क्या होगा? मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेम्स होते हैं, उसमें ये करता है। दूसरा क्या है कि जैसे हमारी गट की लाइनिंग होगी, गट लाइनिंग हो गई, गट लाइनिंग हो गई तुम्हारा, और समझ लो स्किन हो गया, इन सब में क्या होती है कि ये ग्रोथ करने में मदद करती है। मेरिस्टेम्स में प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये सब जो डिवीजन की में मदद कर, ग्रोथ में मदद करती है। इसको प्राइमरी मेरिस्टेम को क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम को लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। ये इसको प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम,
इंटरकैली, एपिकल, ये सब जो सैम रैम इंटरकैली ये सब जो हो गए, यहाँ पे कोई ग्रोथ करती है। दूसरा रिपेयर में मदद करती है, जैसे कहीं डैमेजिंग हुई, कोई मान लो चोट लगी ऐसे करके, तो वहाँ पे सेल्स की जरूरत पड़ती है। तो जो जो हमारी बॉडी होती है वो माइटोसिस करके ही वो सेल को डैमेज जो हुई होती है उनको रिपेयर करती है। जैसे स्किन हो गया है, कुछ भी हो गया, तो रिपेयर में मदद करती है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करती है, जैसे कि अगर ये सेल है और ये सेल जो होता है सेल डिवीजन के लिए गया, तो ये अपने वॉल्यूम में तो बढ़ा ना, यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियर था, अब यहाँ भी न्यूक्लियर कंटेंट डबल हुआ, लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत मतलब साइटोप्लाज्म तो फिक्स नहीं है कि जग डबल हो। तो इसके लिए जब ये इस फेज में आया, ट्रांजिशन फेज में, तो अगले फेज में तो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए पेरेंट के। ये इससे मतलब ये ट्रांजिशन फेज, तो इसको यहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो था, अगर मान लो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है यहाँ पे मान लो कि मतलब इक्वल टू 1 है। अब मान लो यहाँ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया, एक घट गया ना, एक से घट गया। तो इसको फिर से मेंटेन करना है, क्योंकि प्रोडक्ट में हमको क्या चाहिए, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो 1 चाहिए। तो इसको मैनेज करता है, इसको मेंटेन करता है। जब डिवीजन हो जाएगा तो फिर से वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो 1 ही आ जाएगा। पेरेंट का न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो और जो डॉटर का साइटोप्लाज्मिक रेशियो वो सेम होना चाहिए। इस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। दूसरी बात है कि एग्जैक्ट कॉपी बताती है, तो इसके जिससे कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। क्या मेंटेन रहती है, यूनिफॉर्मिटी जो होती है मेंटेन रहती है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है तो जेनेटिक स्टेबिलिटी आती है कि हाँ उसी तरह की कॉपी बनती है। अब आ जाती है लोकेशन, तो लोकेशन में वही है, प्लांट के केस में कहाँ एपिकल सेल्स में होते हैं, जैसे सैम हो गया सूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम हो गया रूट एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद क्या होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। उसके बाद क्या, लेटरल मेरिस्टेम हो गया, लेटरल मेरिस्टेम। इन सब में होगा। ह्यूमन के केस में जो होगा, ह्यूमन के गट में, गट मतलब गट में, स्किन में, गट वाल में, गट वाल, वाल स्किन। उसके बाद जब ग्रोथ होती है तब जो भी डिवाइडिंग सेल होती हैं ईटीसी ये सब में होती हैं। इसके बाद क्या होती है कि तुम्हारा अब आ जाता है कि माइटोसिस अकर इन डिप्लॉयड एज वेल। माइटोसिस दोनों में होती है, डिप्लॉयड में भी हेप्लॉयड में होती है, प्लांट के केस में और एनिमल केस दोनों में। देखो एनिमल के केस में हम लोग ये जानते हैं कि मोस्टली मोस्टली क्या होती है, डिप्लॉयड में होती है, 2n में होती है, मतलब डिप्लॉयड में, डिप्लॉयड में। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन में क्या है तुम्हारा, एक्सेप्शन में है तुम्हारा कि जो जो ड्रोन होता है, ड्रोन 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 हनी बी का, हनी बी, हनी बी में 3 तरह के होते हैं, ड्रोन, क्वीन, वर्कर। हनी बी में तो ये जो ड्रोन होता है ये माइटोसिस से बनता है, मतलब एक सेल है, एक सेल है, ये हेप्लॉयड है, इसकी माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी तो क्या बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा। तो ये जो होता है हेप्लॉयड होता है, माइटोसिस से ही बनता है, तो एक तरह का ऑर्गेनिज्म है ना ये बना एनिमल में। तो एक्सेप्शन है, मोस्ट ऑफ द सेल में तो डिप्लॉयड में ही होता है माइटोसिस, लेकिन मोस्ट डिप्लॉयड, मोस्टली इन डिप्लॉयड से, मोस्ट इन डिप्लॉयड सेल होगा। और लेकिन एक्सेप्शन कुछ है ऐसे। प्लांट के केस में देखा जाए, प्लांट के केस में देखो हम लोग जो पढ़ते हैं कि एमएमसी था, मेगा स्पोर मदर सेल, सॉरी, या माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों को कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आरडी होता है, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड कहते हैं। अब ये जो होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है ये हेप्लॉयड होते हैं सारे सेल। इसमें से कोई एक माइक्रोस्पोर जो होता है इसका माइटोसिस होकर मेल गैमेटोफाइट बनाता है, माइटोसिस होके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और उसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉलिन ग्रेन। जिसमें एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल होता है, ये 2 सेल स्टेज होता है, ये वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल होता है। तो यहाँ पे जो होता है माइटोसिस जो होता है, तो ये गैमेट जो जनरेटिव सेल का मियोसिस होगा तो 2 मेल गैमेट बनेगा, माइटोसिस होगा तो 2 मेल गैमेट बनेगा, एक मेल गैमेट यहाँ पे, एक मेल गैमेट यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि माइटोसिस ही जो है, जो उसी की वजह से गैमेट बनना है। यहाँ से तो माइक्रोस्पोर, मियोसिस से केवल माइक्रोस्पोर बना था। तो प्लांट में भी क्या होता है, जो यहाँ माइटोसिस जो था, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुआ, प्लांट के किसमें माइटोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर में, माइक्रोस्पोर में जो है माइटोसिस हुआ, स्पोर में माइटोसिस हुआ। इससे क्या बना, पॉलिन ग्रेन बना, पॉलिन ग्रेन बना, है ना, इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें, तो हेप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों में होता है। और जो लोकेशन की बात होगी तो ये हो गया। आगे हम लोग कुछ एडिशनल चीजें जैसे समझेंगे, जैसे एक होता है कि माइटोजेन, एक कॉन्सेप्ट होता है माइटोजेन। तो ऐसा कोई केमिकल जो सेल सेल डिवीजन को इनहेंस कर दे, केमिकल या कंडीशन, केमिकल या कंडीशन इंक्रीज द सेल ग्रोथ,
enhance the activity of cell division, enhance the activity of cell division, cell division। और कुछ होते हैं माइटोटिक पॉइजन होते हैं, जो इनहिबिट करते हैं, inhibit the cell division, inhibit the cell division। तो माइटोटिक पॉइजन जैसे एजाइड हो गया, साइनाइड, ये सब कुछ होते हैं जो इनहिबिट कर देते हैं सेल डिवीजन को। माइटोजन जो होता है कुछ केमिकल जैसे साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है जो सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। तो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं। एक केमिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम होता है कॉल्चिसिन। क्या नाम है उसका? कॉल्चिसिन नाम है, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन केमिकल क्या होता है? ये एक कॉल्चिकम ऑटोमनेल लिलिएसी पौधे के प्लांट से मिलता है, लिलिएसी फैमिली से मिलता है। और जो ये केमिकल जो होता है, ये केमिकल यूज या ऐसे कर सकते हैं, केमिकल ब्लॉक माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इसको बनाने में स्पिंडल फाइबर पे ही ये वर्क करता है। केमिकल वर्क ऑन स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल फाइबर इनहिबिटर की तरह। ये इसका इनहिबिटर है। मतलब माइटोटिक स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो इससे फेज जो अफेक्ट होगा जनरली वो होता है तुम्हारा मेटाफेज। तो पूछा जाता है कि ये क्या होता है, तो कहोगे कि कॉल्चिसिन जो होता है ये माइटोटिक इनहिबिटर है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर इनहिबिटर, स्पिंडल फाइबर इनहिबिटर, ये है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर इनहिबिटर है। तो कॉल्चिकम ऑटोमनेल एक पौधा होता है, उस वो लेलिएसी फैमिली का होता है। वो क्या होता है? माइटोटिक स्पिंडल फाइबर होता है। मेटाफेज स्टेज को अरेस्ट कर देता है या फिर तोड़ देता है। इससे क्या होता है? इससे जो होता है पॉलीप्लॉइडी डेवलप किया जा सकता है, पॉलीप्लॉइडी जो होता है डेवलप किया जाता है, कैन बी ऑब्टेन। इसके ट्रीटमेंट से हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी सेल ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे ही कुछ अगर तुम समझना चाहो इसको ऐसे कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई सेल था, अब इसमें चलेगा, सेल में कौन सा चलेगा? मेटाफेज चलेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा? यहाँ पे प्रोफेज चलेगा, फिर मेटाफेज जब आएगा तो स्पिंडल फाइबर बनेगा। स्पिंडल फाइबर मेटाफेज इक्वेटर पीरियड पे आएगा, जो स्पिंडल फाइबर को इनहिबिट कर देगा तो उस पर इक्वेटर पीरियड आएगा नहीं। जब साइटोकाइनेसिस होगा तो सारे सेल किसी एक में ही आ जाएगा, एक में कुछ नहीं जाएगा। तो इसका ये मतलब कि जो प्लॉइडी लेवल है इसकी बढ़ जाएगी। तो यही है कि पॉलीप्लॉइडी, ये इसका एप्लीकेशन है। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि हम इसको कॉल्चिकिन से ट्रीटमेंट करा देते हैं, उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये होता है कि कॉल्चिसिन क्या होता है, तो कहोगे कि ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर इनहिबिटर्स होता है। और ये क्या करता है? माइटोटिक स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता, उसी पे इंटरेक्ट करता है वो मेटाफेज स्टेज में। तो उसके क्या करता है? पॉलीप्लॉइडी को इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा बच्चों क्या, सेल डिवीजन का माइटोसिस का सेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट जो सेशन लेके आएंगे उसमें हम लोग आएंगे मियोसिस पढ़ेंगे। हम लोग पूरा डिटेल करेंगे मियोसिस कैसे होता है, कैसे मियोसिस माइटोसिस से अलग है। मोस्ट ऑफ द चीजें तुम्हें समझ में आ गई हैं कि कैसे इंटरफेज होता है, क्या होता है माइटोसिस। सिमिलरली वैसे ही कुछ मिलता जुलता है, लेकिन क्या क्या चेंजेस है उसको हम लोग को देखना है इसमें। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारा ये सेल डिवीजन सेल साइकिल के तीसरा सेशन था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट किया। और होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और आगे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। होप सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।